एनीवन? नहीं भाई, मैं तो आउट ऑफ स्टेशन हूँ, आउट ऑफ स्टेट इवन तो नहीं कर सकता। सही। चले। आज मैंने दो चीज़ों को डिस्कस करना था बेसिकली, उसके अलावा भी पहली चीज़ थी हमारी ए बी टेस्टिंग्स। ठीक है, ए बी टेस्टिंग के कुछ रूल्स होते हैं, उनको देखना था। और सेकंड हमारी है मोनेटाइज विद प्ले का ऑप्शन, जिसमें हम अपनी इन ऐप परचेजेस, वन टाइम परचेजेस और उसके बाद सब्सक्रिप्शंस वगैरह अपनी ऐप के अंदर इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर स्टार्ट करूँ ए बी टेस्टिंग के साथ, तो ए बी टेस्टिंग में हमारे पास ऑब्वियसली आप सबने कंसोल देखा है तो आपको ये चीज़ माइंड में होगी कि हमारे पास दो तरह के स्टार्टिंग में ऑप्शन आता है। कि आप सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन ये आता है कि आपने किस लिस्टिंग के लिए अपनी जो है ना वो एक्सपेरिमेंट सेटअप करना है। लिस्टिंग से मुराद ये क्या होती है कि आपने अगर मेन स्टोर लिस्टिंग की है तो आप मेन स्टोर लिस्टिंग भी सिलेक्ट करते हैं, अगर आपके पास मल्टीपल और कोई लिस्टिंग्स हैं तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं जिनमें से हमें कोई एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है। एक होता है हमारे पास डिफ़ॉल्ट एक्सपेरिमेंट का, दूसरा होता है लोकलाइज्ड एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि हम एक्सपेरिमेंट किसके अगेंस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर एक सबसे पहली लिमिट होती है कि आप अगर डिफ़ॉल्ट एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो आप सिंगल एक एक्सपेरिमेंट सेट कर सकते हैं। अगर आप लोकलाइज्ड एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो आप अप टू 5 एक्सपेरिमेंट्स जो है वो सेटअप कर सकते हैं। अगर आप सिंगल एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, सपोज करें कोई एक ऐसे एलिमेंट का जो कि आप पूरे इंटायर लिस्टिंग के लिए अपनी के लिए जो है वो चेंज करना चाहते हैं। सपोज आइकन जो है वो आप अपनी पूरी इंटायर लिस्टिंग के लिए चेंज करना चाहते हैं, आइकन। ठीक है, उसमें आपका ये मैटर नहीं करता कि लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, मतलब लोकलाइजेशन अगर आपने फर्दर आगे ऐड की हुई हैं तो उनको आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहते हैं कि इंटायर लिस्टिंग पे जो है वो एक्सपेरिमेंट जाए, तो फिर आप जो है वो डिफ़ॉल्ट मतलब पूरी लिस्टिंग के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट सेटअप करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरी इस लिस्टिंग के लिए लेकिन किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज का जो है वो मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। अब वो लैंग्वेज क्या हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है या कोई और लैंग्वेज भी हो सकती है जो कि आपने उस कस्टम लिस्टिंग के अंदर ऐड या उस मेन लिस्टिंग के अंदर ऐड की हुई होगी। अगर तो आप इस तरह से करते हैं तो फिर उसके बाद आपका जो एक्सपेरिमेंट का जो पूरा का पूरा रिज़ल्ट है, पूरा का पूरा जो डाटा है, वो स्पेसिफिकली सिर्फ उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली ही जो है वो आपको शो होगा आपके आगे जाके स्टैट्स के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर आप ऊपर एक्सपेरिमेंट सेट कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट वाला, तो डिफ़ॉल्ट वाले के केस में क्या होगा कि वो आपकी पूरी लिस्टिंग को इम्पैक्ट करेगा। जब आपका वो सपोज करें एक्सपेरिमेंट विन हो जाता है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आपने वो एक्सपेरिमेंट सेट किया और आप उसको अप्लाई करते हो तो वो आपकी सारी लैंग्वेजेस के अंदर जाके अप्लाई हो जाता है। लेकिन जब लोकलाइज के अंदर जाते हैं तो लोकलाइज के केस में सिर्फ वो उस एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर ही जाके इफेक्ट होता है आपका। ठीक है, इस चीज़ को आपने थोड़ा सा मद्देनज़र रखना है जब भी आपने एक्सपेरिमेंट सेटअप करना है कि आपकी नीड क्या है। क्या आप पूरी लिस्टिंग के लिए एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या आप किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। अगर लैंग्वेज के लिए करना चाहते हैं तो लोकलाइज सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप नेक्स्ट जाते हो तो नेक्स्ट आपके पास दो तीन तरह के और ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये आता है कि आप किस तरह के यूज़र के लिए जो है वो एक्सपेरिमेंट सेटअप करना चाहते हैं। क्या आप रिटेन यूज़र के लिए करना चाहते हैं या फर्स्ट टाइम इंस्टॉलर के लिए करना चाहते हैं। नॉर्मली मेरा जो बिलीव है वो ये है कि सपोज़ करें आपकी एक ऐप है, उसकी अगर क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको लगता है यार इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और आपको ये लगता है कि अच्छा ये वाली ऐप जो है ना वो यूज़र को रिटेन करने में कामयाब भी हो सकती है, तो ओबियसली आपका जो रिटेंशन है ना वो हमेशा डिपेंड करती है आपकी ऐप के एक्सपीरियंस के ऊपर। तो आपकी जो लिस्टिंग होती है उसका काम हमेशा जो है वो आपको यूज़र ला के देना होता है। अब वो आपकी मे बी आपका ऐप का टाइटल हो, आइकन हो, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हो, स्क्रीन शॉट्स हो, आपकी वीडियो हो, कुछ भी हो। ठीक है, उनका बेसिक पर्पस जो है वो आपको ऑडियंस ला के देना है। ठीक है, रिटेन करवा के देना नहीं है। तो रिटेन करवाने के केस में वो उस केस में हो सकता है कि मे बी आप ने बहुत ज़्यादा फीचर्स वहाँ पे मेंशन किए हों लेकिन वो सेम चीज़ आपकी ऐप के अंदर जाके यूज़र एक्सपीरियंस ना कर पा रहा हो, तो उस केस में थोड़ा सा रिटेंशन का इशू हो सकता है। लेकिन आपका जो बेसिक लिस्टिंग का पर्पस है वो होता है आपको यूज़र ला के देना। तो मैं नॉर्मली जो है ना वो
सेटअप करता हूँ फर्स्ट टाइम इंस्टॉलर्स के ऊपर। लेकिन हाँ, इससे ये है कि आपका सिर्फ जो बेसिक आपका एक पैरामीटर है वो किसके अगेंस्ट आप जज करना चाहते हो उस एक्सपेरिमेंट को, गूगल के एल्गोरिदम के लिए वो चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब वो फर्स्ट टाइम इंस्टॉलर हो तो वो फर्स्ट टाइम इंस्टॉलर के अकॉर्डिंगली देखता है, अगर वो रिटेन्ड है तो रिटेन्ड के अकॉर्डिंगली देखता है। बाकी ये है कि ये दोनों डाटा अवेलेबल होते हैं आपके पास किसी भी टाइम पे। आप इनको जब भी आपका जो एक्सपेरिमेंट रनिंग एक्सपेरिमेंट होता है उसमें आप उसको स्विच करके देख सकते हैं कि अच्छा आपके फर्स्ट टाइम इंस्टॉलर का बिहेवियर ये चल रहा है, रिटेन्ड का ये चल रहा है। ठीक है, तो सेटअप के अकॉर्डिंगली जो गूगल ने आपको एट दी एंड रिजल्ट शो करना होता है बेसिकली, वो उसके लिए आपको ये पैरामीटर यहाँ पे चूज़ करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको परसेंटेजेस डिफाइन करना पड़ती हैं, अपने वेरिएंट्स डिफाइन करना पड़ते हैं कि आप कितने वेरिएंट्स रखते हैं, एक रखें, दो रखें, तीन रखें, अप टू 3 होते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि जब आप वेरिएंट्स चेंज कर रहे होते हैं ना, मल्टीपल वेरिएंट, आप एक वेरिएंट से 2 वेरिएंट पे जाते हैं, 2 से 3 पे जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ यूज़र होता है ना उस एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड करने के लिए वो बढ़ता जाता है। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि नीचे एक नंबर लिखा होता है जो कि जब आप नंबर ऑफ वेरिएंट्स इंक्रीज़ करते हैं वो इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, तो आपने देख लेना है कि आपकी अगर लिस्टिंग के अंदर यूज़र अच्छा आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली अगर विद इन 7 डेज़ टू विद इन 14 डेज़ अगर आप उतना यूज़र ला सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप नंबर ऑफ़ वेरिएंट्स और उसके बाद उसकी परसेंटेज जो आप सेट कर रहे होते हो तो वो परसेंटेज चूज़ कीजिएगा। फिर उसके बाद आपका एक ऑप्शन होता है कि आपकी उस जो भी आपको गूगल आपका रिज़ल्ट डिफ़ाइन करेगा उसकी एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए। नॉर्मली 90% सेट की जाती है, लेकिन आप उसको जितना इंक्रीज़ करते जाएंगे अगेन आपका जो नीचे नंबर है वो बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ़ यूज़र्स। फिर इसी तरह मिनिमम जो डिटेक्टेबल डिफरेंस होता है दो या दो से ज़्यादा वेरिएंट्स का, वो परसेंटेज भी आप चूज़ कर सकते हैं। वो डिफरेंस आप जो है वो जितना ज़्यादा मतलब कम ज़्यादा करते जाएंगे उसी तरह आपका जो यूज़र है वो वेरी करता जाएगा। जी हमारे शिजात भाई, आप जो बता रहे हैं ये बेसिकली प्रोसेस इसके एबी लिफ्टिंग का, जी जी तो अब ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल शुड बी अवेयर ऑफ दैट कि प्रोसेस बेसिकली क्या है। मैं आपसे ये जानना मतलब हम आपसे ये जानना चाहेंगे बेसिकली इनकी जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो क्या है। ठीक है जैसे आपने बोला था भाई ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो वो आप अब हम परसेंटेज बताइए कि कितने परसेंटेज पे हमें लगाना चाहिए। ठीक हो गया ओके, ठीक हो गया। तो वो जो बेंचमार्क्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो नंबर्स प्रोसेस तो देखो सब कर लेंगे, ठीक स्टेप हो बाय गया स्टेप प्रोसेस में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब कर ठीक लेंगे। हो ठीक हो गया। बेस्ट इस बेंचमार्क्स क्या है वो आप बताइए कि हाँ भाई आप इसको ये सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ इतना परसेंटेज ले सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं, वो दैट शुड बी आई थिंक द टू द पॉइंट कन्वर्सेशन। ठीक ठीक है ठीक है। अच्छा, इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट सेट करते हैं ना तो एक्सपेरिमेंट के अगेंस्ट एक पी वैल्यू कैलकुलेट होती है। ठीक है, अब पी वैल्यू का बेसिकली क्या है कि वो आपको बताती है कि आपका जो डिफरेंस है वो कितना एक्यूरेट है। आपका जो गूगल की तरफ से या किसी भी आपके ए बी टेस्टिंग के सेटअप की तरफ से जो आपको रिजल्ट आया वो कितना एक्यूरेट है। ठीक है, तो उसके लिए नॉर्मली क्या होता है कि जो आपको डिफरेंस या मिनिमम परसेंटेज जो होती है ना वो जो सजेस्ट की जाती है वो ये की जाती है कि आपकी जो परसेंटेज है वो 10 to 90 कभी नहीं होनी चाहिए। कि आपका एक वेरिएंट 10% हो और सेकंड वेरिएंट जो है वो 90% हो। ठीक है, वो 892 भी नहीं होना चाहिए, मतलब मिनिमम जो है वो 11 अगेंस्ट 89 होना चाहिए। ठीक है, अब 11 से आगे आप जितना परसेंटेज दे सकते हैं वो दें। अगर आपकी सपोज करें लिस्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छा चल रही है, आप बस उस पर एक एक्सपेरिमेंट मज़ीद करना चाहते हैं, उसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आपकी जो परसेंटेज की वेरिएंट मतलब आपका परसेंटेज है ना एक वेरिएंट का वो 15 to 20% इनिशियली बहुत मोर देन इनफ है। 10% पे सेट नहीं कीजिएगा। 10% पे आपको जो गूगल का सिस्टम आपको रिज़ल्ट एट द एंड स्टेट करेगा कि ये आपका रिज़ल्ट है, ठीक है, वो एक्यूरेट नहीं होगा। आपका मिनिमम डिफरेंस जो है ना वो मैंने आपको बता दिया है, वो 11 और 89 हो सकता है। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है, मतलब 12 अगेंस्ट 88 हो सकता है, 13 अगेंस्ट 87 हो सकता है, इससे कम 10 इंटू अगेंस्ट 90 नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर इसी तरह जब आपकी एक लिस्टिंग है जिसमें आपका नंबर ऑफ़ विजिटर बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ भी आप 50% तक भी जो है वो करना चाहें तो कर सकते हैं। इवन 75/25 भी करना चाहते हैं, मतलब 75 आपके वेरिएंट्स हो जाएं जिसमें आप 3 वेरिएंट्स यूज़ कर रहे हो और उसके बाद 25 आपका जो मेन वेरिएंट अभी लगा हुआ है वो हो जाए डिफ़ॉल्ट वाला।
तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो परसेंटेज है वो 10 से लेस ना हो किसी केस में भी। बेशक आपकी लिस्टिंग बहुत अच्छा चल रही है, बेशक आपकी लिस्टिंग पे बहुत ज़्यादा विजिटर्स आते हैं और आपकी लिस्टिंग की परफॉर्मेंस अच्छी है अभी करंट वाली की, लेकिन फिर भी वो 10 अगेंस्ट 19 नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ़ वेरिएंट्स की, तो नंबर ऑफ़ वेरिएंट्स आप यहाँ पे मल्टीपल लेना चाहें तो ले सकते हैं। और उसके अलावा एक और चीज़, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अक्सर देखने में ये आता है कि आप दो या दो से ज़्यादा पैरामीटर्स को आप एक साथ टेस्ट कर रहे होते हैं। तो वो जो दो या दो से ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं वो कभी भी आपको ये नहीं स्टेट करके देते कि इनमें से जो आपका ओवरऑल रिजल्ट है वो किसकी वजह से ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, आप मतलब आपके पास ऑप्शन तो आ जाएगा। इकरा की तरफ से क्वेश्चन है, एक सेकेंड। वेरिएंट्स तो इक्वल ही होंगे, लेकिन लाइक इफ वांट टू गो विद 3 वेरिएंट्स ऑल द वेरिएंट्स वुड बी द सेम प्रेफरेंसेस। या वेरिएंट्स की परसेंटेज तब सेम हो जाएगी। लाइक आपने 3 वेरिएंट्स चूज़ की, आपकी परसेंटेज ऊपर आपने 50% की, तो 50% को तीनों पे डिवाइड कर देगा। मैं उस परसेंटेज की बात नहीं कर रहा कि वो तीनों पे इक्वली डिवाइड हुई है, मैं आपकी वेरिएंट्स की परसेंटेज अगेंस्ट आपका जो डिफ़ॉल्ट वाला चल रहा है उसकी परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। वो 10 मतलब आपका सपोज आप उसको मिनिमम से मिनिमम भी कर सकते हैं जितना आप करना चाहें, लेकिन वो 10 नहीं होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। फिर उसके बाद जब आपने मल्टीपल वेरिएंट चूज़ कर लिए तो वहाँ पे ना आपके पास जो एरर आता है वो ये आता है कि आप ना कभी भी डिसीजन नहीं ले पाते कि आपका डिसीजन किस, लाइक आपने आइकन और स्क्रीनशॉट्स दोनों इकट्ठे लगा दिए, तो आइकन और आइकन की वजह से पॉजिटिव है या स्क्रीनशॉट्स की वजह से पॉजिटिव है, वो आप कभी भी जो है वो कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से आप बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप सिंगल एलिमेंट एट अ टाइम जो है वो एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कोई और किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी जी डिफॉल्ट स्क्रॉल लिस्टिंग में जो आपने बोला कि लेट अभी टेस्ट लगा रहे हैं हमने आइकन का लगाया है, तो डिफॉल्ट तो है ही हमारा। उसके बाद हमने लोकलाइज भी किया हुआ है, लाइक अरेबिक, स्पेनिश, और जी जी। स्पेनिश में भी 3-4 अलग अलग होती हैं, सीपुट गोइज वगैरह होती है। ठीक है। तो जो डिफॉल्ट पे एक्सपेरिमेंट लगाया, ऑब्वियसली मतलब अगर हम उसमें एक्सपेरिमेंट लगा रहे हैं, लेट से ए और बी में से कोई बी इज द विनर वन, ठीक है। ठीक है। सो वंस वी अप्लाई ऑन बी, तो क्या वो सारे जितने भी डिफॉल्ट मतलब नीचे लोकलाइज, पुर्तगालीज, ये जो भी लगे हुए हैं अलग स्पेनिश लैंग्वेज में, अगर हम डिफॉल्ट पे चेंज करते हैं तो सब पे इम्पेक्ट जाएगा ना। और जो उसका डेटा शो करेगा हमें बी टेस्ट का, वो सारे स्टोर लिस्टिंग का डेटा, मतलब लोकलाइज का भी डेटा होगा ना उसमें डिफॉल्ट में। मैंने आपको यही मुझे इनिशियल पॉइंट पे आपको यही बात बोली थी कि आपके पास जो इनिशियली ऑप्शन है वो दो है, आप या तो डिफ़ॉल्ट लगा सकते हैं, आप यहाँ लोकलाइज लगा सकते हैं। अगर आप डिफ़ॉल्ट पे लगा दिया गलती से भी, सपोज आप अरेबिक की लिस्टिंग टेस्ट करना चाह रहे थे लेकिन आपने गलती से जो स्क्रीनशॉट्स हैं आप टेस्ट करना चाह रहे थे, आपने गलती से डिफ़ॉल्ट पे लगा दिया। अब जब आप वो विन कर गया है और आप उसको अप्लाई करोगे, ठीक है, सपोज आप वो विन इस वजह से किया कि उस टाइम पीरियड में आपने कैंपेन चलाई हुई थी, सपोज गल्फ के अंदर वहाँ पे अरेबिक का यूज़र ही ज़्यादा था, तो अब वो विन कर गया। जब वो विन किया है आपने उसको अप्लाई किया है तो वो आपकी सारी की सारी लोकलाइजेशंस के अंदर अप्लाई हो जाएगा। इसलिए ये गलती नहीं करनी है, आपने उसको हाँ, तो एज, ये फिर बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है ना, बेस्ट तो वही ना फिर लोकलाइज करके करना चाहिए। जी जी, मैं आप ये प्रैक्टिस तो मैं आपको इनिशियली बता के आ रहा हूँ ना आगे, यही चीज़ तो मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन की है कि आपने इस चीज़ को जो है वो ख्याल रखना है। ऐसे नहीं है कि बस आप एक्सपेरिमेंट लगाने आए और आपने कहा जी मैं पहला ऑप्शन आ रहा है बस इसी को चूज़ करूँ और लगा दूँ। ठीक है, ये मतलब ये डिफॉल्ट करना ही नहीं है, सीधा हाँ सीधा लोकलाइज ही करें तो दैट वुड बी द हाँ ग्रेट ऑप्शन, है ना। हाँ, दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। लेकिन आप ठीक। डिफ़ॉल्ट भी करें, मैं ये नहीं कहता डिफ़ॉल्ट ना करें, आपने आइकन टेस्ट करना है सारी की सारी लिस्टिंग के लिए। आपका आइकन तो सेम हो हम्म। सकता है ना, आइकन आपको लिए चलो। हाँ, आपका फीचर ग्राफिक सेम हो सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा वो कभी भी। ठीक है। जी। फिर उसके बाद एक और चीज़ है कि आपने कभी भी किसी भी एक्सपेरिमेंट को मोर देन 90 डेज नहीं देने। एक और ऑप्शन जो स्टैट्स कहती है कि जब आप मोर देन 90 डेज देते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को, तो उनकी जो पी वैल्यू का डिफरेंस है वो विद टाइम इतना कम हो जाता है कि आप उस पर कभी भी डिसीजन नहीं ले सकते। अक्सर देखा गया है कि एक्सपेरिमेंट जो है ना वो महीनों महीनों चलते रहते हैं, कोई उन पर डिसीजन नहीं लिया जाता। तो मोर देन 90 डेज़ आपने कभी भी किसी एक्सपेरिमेंट को नहीं देने, बेशक वो आइकन हो, बेशक वो कोई और आपका एलिमेंट हो। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो आज हमने डिस्कस करना था वो है हमारे पास मोनेटाइज विद प्ले। देखिए
अब हम ये सारा का सारा इतना काम कर रहे हैं ऑब्वियसली किसी एक पर्पस के लिए कर रहे हैं, वो है अर्निंग, रेवेन्यू जनरेट करना। और रेवेन्यू के लिए हमारे पास मल्टीपल स्ट्रीम्स होती हैं, जिनमें से एक ऑप्शन गूगल की तरफ से हमारे पास आता है विद इन प्ले, जिसको कहते हैं कि हाँ आप अपने ऐप के अंदर कुछ फीचर्स को प्रीमियम कर लेते हैं, और उन प्रीमियम फीचर्स को अनलॉक करने के लिए आप कुछ यूज़र से जो है वो इन टर्म्स ऑफ मतलब सब्सक्रिप्शन या इन टर्म्स ऑफ वन टाइम प्रोडक्ट्स उससे कुछ अमाउंट लेते हैं और उसको वो फिर फीचर्स जो है ना वो यूज़ करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हैं। एक है हमारे पास वन टाइम प्रोडक्ट्स, एक है हमारे पास सब्सक्रिप्शंस। एक पेड ऐप्स का भी सीन होता है। पेड ऐप तो खैर एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। उसमें तो आपका यूज़र है वो अगर आपकी ऐप को इंस्टॉल करना चाहता है तो उसको पहले ही पे करना पड़ता है, उसके बाद फिर फर्दर जो है वो प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन पेड ऐप के अंदर भी आप अपनी सब्सक्रिप्शन और इन ऐप परचेजेस लगाना चाहें फर्दर तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, वो अगर कभी अलग टाइम मिला तो उस प्रोसेस को हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं वन टाइम प्रोडक्ट्स को और साथ ही साथ सब्सक्रिप्शंस को। अगर मैं वन टाइम प्रोडक्ट और सब्सक्रिप्शंस के बीच में डिफरेंस आप में से किसी से पूछूं या खुद एक्सप्लेन करना चाहूँ तो उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है कि सपोज करें एक चीज़ है, शूज़ है। ठीक है, आप किसी दुकान पे जाते हैं, आप शूज़ ख़रीदना चाहते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, आपने उसके पेमेंट की और आपने वो शूज़ ले लिए। अब वो शूज़ आपके अपने हैं। ठीक है, आप उसको एक दिन इस्तेमाल करें या आप उसको महीना इस्तेमाल करें, आप उसको साल इस्तेमाल करें या जब तक चला सकते हैं उसको चलाते रहें। ठीक है, जब तक वो चीज़ एक्सपायर नहीं हो जाती, टूट नहीं जाती, वो आपकी अपनी है। ठीक है, इसी तरह एक जिम है जहाँ पे आप क्या करते हो कि आप उनसे उनकी मेंबरशिप लेते हो। फॉर अ मंथ ले सकते हैं, फॉर 6 मंथ्स ले सकते हैं, फॉर एन ईयर ले सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो टाइम पीरियड एक्सपायर होता है, अगर आपको फर्दर टाइम पीरियड के लिए वो चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको अगेन पे करना पड़ता है। ठीक है, अब वो जो शूज़ वाला सीन है वो बेसिकली आपकी वन टाइम प्रोडक्ट है। लेकिन अगर मैं ये जिम और इस तरह की सर्विसेज के ऊपर आता हूँ तो सर्विसेज वाला केस बेसिकली मेरा सब्सक्रिप्शंस में आता है कि मैं एक टाइम पीरियड के लिए एक चीज़ को लेता हूँ और उसके बाद जो है ना वो क्या नाम है इसका, वो चीज़ एक्सपायर हो जाती है। अगर फर्दर मुझे उसको यूज़ करना है तो मुझे अगेन उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो ये केस आपका सब्सक्रिप्शंस के केस में आता है। ठीक है, अगर मैं वन टाइम प्रोडक्ट और सब्सक्रिप्शंस के अंदर बात करूँ तो यहाँ पे ना दो तरह की चीज़ें होती है जिसको हम नॉर्मली इग्नोर कर रहे होते हैं। वो ये होती है कि एक हमारे पास आता है ग्रेस पीरियड और एक हमारे पास आता है ऑन होल्ड पीरियड। ठीक है, ऑन अकाउंट होल्ड इस तरह का एक वर्ड है। अब नॉर्मली इसकी ना अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कुछ लोगों को सब्सक्रिप्शंस के केस के अंदर कि यार ये क्या चीज़ है। अब सब्सक्रिप्शन में बेसिकली क्या होता है कि सपोज करें आप समटाइम क्या होता है कि आप एक ना ट्रायल दे रहे होते हैं यूज़र को, आपने वो दिया नहीं दिया वो एक अलग बात है, लेकिन आप एक यूज़र है उसने आपकी सर्विस यूज़ कर ली, आपकी सब्सक्रिप्शन यूज़ कर ली। उसके बाद क्या आता है कि वो अब उस चीज़ को फर्दर क्या चाहता है कि उसका एक पूरा जो टाइम पीरियड था वो एक्सपायर हो गया है, लेकिन अब उसके अकाउंट के अंदर बैलेंस नहीं है किसी वजह से। ठीक है, आप क्या करते हो, आप उसको अकाउंट होल्ड और उसके बाद ग्रेस पीरियड एक देते हो। ग्रेस पीरियड बेसिकली क्या होता है कि ग्रेस पीरियड में आप कहते हो कि अच्छा सपोज आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं था, हम आपको फर्दर इतने दिन देते हैं। ठीक है, अकाउंट होल्ड और ग्रेस पीरियड दोनों का जो सम है वो 60 होना चाहिए। और 60 के केस में नॉर्मली जो मैं इसको सेट कर रहा होता हूँ वो ये होता है कि 3 और 57 सेट कर रहा होता हूँ। अब 3 और 57 सेट करने की क्या लॉजिक है, मतलब 3 जो है वो मैं करता हूँ ग्रेस पीरियड को और 57 सेट करता हूँ अकाउंट होल्ड को। इसका क्या पूरा का पूरा पीछे फंडामेंटल है वो मैं बता देता हूँ। अकाउंट होल्ड के अंदर सपोज उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं था, अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से अब वो क्या यूज़र है कि आप उसको कहते हो कि अच्छा आप फर्दर 3 दिन जो है ना वो मेरी जो पेड सर्विसेज है वो यूज़ कर लो। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने 3 दिन फर्दर पेड सर्विसेज यूज़ कर ली जो कि आपने उसको ग्रेस पीरियड की शक्ल में दी हुई थी। जब वो 3 दिन एक्सपायर हो गए, मज़ीद टाइम वो गुजर गया, अब गूगल क्या करेगा, अब उसकी जो सब्सक्रिप्शन है उसको कैंसिल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं था, वो पेमेंट नहीं कर पा रहा फॉर नेक्स्ट टाइम पीरियड। तो वो नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए अभी उसको उसकी जो सब्सक्रिप्शन है उसको कैंसिल नहीं करेगा, बट जो आपकी पेड सर्विसेज है, लाइक आपने ऐड, उस यूज़र ने एक टाइम पीरियड के लिए ऐड रिमूव किए हुए थे, वो ऐड जो है ना वो अगेन उसको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे आफ्टर क्या हो जाएगा, ग्रेस पीरियड।
ये चीज़ आपने नोट रखनी है। वो कितने दिन तक उसको शो होते रहेंगे, तब तक जब तक वो आपको अपनी पेमेंट नहीं कर देता। सपोज उसने पेमेंट नेक्स्ट 57 डेज, जो कि आपने अकाउंट होल्ड का रखा हुआ था ड्यूरेशन, 57 डेज में वो आपको पेमेंट नहीं करता, तो क्या होगा कि उसकी वो सब्सक्रिप्शन जो है वो कैंसिल हो जाएगी। गूगल उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। अगर वो वॉलंटरली पहले कैंसिल कर दे तो वो पहले भी कैंसिल हो सकती है। बट जो अकाउंट होल्ड पीरियड और उसके बाद आपका ग्रेस पीरियड है, उनका बेसिकली जो बीच में डिफरेंस है वो ये होता है कि ग्रेस पीरियड में आपको आपकी वो पेड सर्विसेज उस यूज़र को मिल रही होती हैं, बट अकाउंट होल्ड पीरियड के अंदर आपकी जो पेड सर्विसेज हैं वो उस यूज़र को मिल नहीं रही होती है। बट गूगल जो है वो उसको चेक में रखता है कि जब उसके अकाउंट में वो पेमेंट आ जाए वो उसकी पेमेंट करेगा और उसकी अगेन वो सर्विसेज या उसकी वो सब्सक्रिप्शन है उसको कंटिन्यू कर देगा। अगर वो नहीं होता तो उसके बाद वो उस ग्रेस पीरियड के बाद वो क्या हो जाएगी, वॉलंटरली कैंसिल हो जाएगी। फिर इसी तरह एक और चीज़ आती है, अभी रिसेंटली गूगल ने एक और काम किया वन टाइम प्रोडक्ट के अंदर कि उसने आपको एक ऑप्शन दिया है रेंट का। पहले नहीं था, अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। ठीक है, अब रेंट में क्या आता है कि वन टाइम प्रोडक्ट बेसिकली एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट होती है। ऑब्वियसली इसके केस में क्या होता है कि आपकी जो अमाउंट है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, या हम थोड़ी ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर रहे होते हैं एक ही टाइम पे उसको सारी सर्विसेज पे देने के लिए। सपोज आपने लाइफ टाइम के लिए उसके ऐड रिमूव करने हैं, या लाइफ टाइम के लिए उसको कोई एक आपका फीचर है वो उसको यूज़ करवाने के लिए देना है। ठीक है, तो उसके केस में क्या होता है कि गूगल कहता है कि अगर आप यूज़र को टेस्ट आउट के लिए वो चीज़ रेंट फॉर स्मॉलर टाइम पीरियड के लिए अगर आप उसको रेंट आउट करना चाहते हैं तो वो रेंट भी कर सकते हैं, लेकिन किसी एक डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर। वही सेम सीन आ गया कि आपके पास अब ऑफ़र्स का ऑप्शन आना स्टार्ट हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है ऑफ़र से मुझे याद आया कि आपकी जो सब्सक्रिप्शन होती है और जो आपका क्या नाम है इसका वन टाइम प्रोडक्ट होती है, इनके बीच में टेस्टिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको अगर तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर टेस्टिंग करनी है तो वो आप मैनुअली करते होते हैं। ठीक है, आपके पास डायरेक्टली कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है गूगल प्ले के ऊपर कि आप सब्सक्रिप्शन की कोई प्राइस के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर सको। आपको क्या करना है कि आपको अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको मैनुअली जाके आपकी प्राइस को रिड्यूस करना है फॉर अ टाइम पीरियड, और उस दौरान आपको अपनी नंबर ऑफ़ ट्रायल्स और अपने ट्रायल टू पेड का जो कन्वर्जन है उसको चेक करना है। ठीक है, लेकिन ये काम अगर आप अपनी वन टाइम प्रोडक्ट्स के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपके पास टेस्टिंग का डायरेक्टली जो है वो ऑप्शन अवेलेबल होता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि आपके पास जो क्या नाम है इसका वन टाइम प्रोडक्ट्स हैं, वन टाइम प्रोडक्ट्स और जो सब्सक्रिप्शंस हैं, इनके लिए आपको ओवरऑल जो है ना जो प्राइसिंग्स और जो पूरा का पूरा जो मॉड्यूल डिफ़ाइन करना पड़ता है, इसके लिए आप दो तरह की चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपके साथ एक स्क्रीन के ऊपर एक टूल शेयर करूं, मैंने रिसेंटली उसको शेयर किया भी था अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे, में भी आप में से किसी ने देखा हो। प्रोफेसर आर पढ़ाओ। अच्छा, आपने क्या करना है कि रेवेन्यू कैट, एक और चीज़ आपने माइंड में जो रखनी है, रेवेन्यू कैट या फिर अडोप्टी एक टूल है जो कि आपको ये सारे के सारा डाटा प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन ना ये साथ ही साथ आपको ना इंडस्ट्री के बेंचमार्क्स भी प्रोवाइड कर रहा होता है। सपोज करें आप एजुकेशन कैटेगरी के अंदर जो है ना वो कोई मंथली सब्सक्रिप्शन या वीकली सब्सक्रिप्शन जो है ना वो लॉन्च करना चाहते हैं अपने यूज़र के लिए, तो ये टूल क्या करेंगे, ये आपको ना आपकी ऐप की कैटेगरी वाइज जो है ना बेंचमार्क्स प्रोवाइड कर देंगे कि अच्छा आपकी जो इस कैटेगरी के अंदर बेंचमार्क है वो वीकली सब्सक्रिप्शंस के लिए इतनी प्राइस चल रही है, मंथली सब्सक्रिप्शंस के लिए इतनी चल रही है। लाइक एजुकेशन की बात करूँ तो एजुकेशन की जो मंथली एनुअल प्राइस है ना वो $30 के अराउंड चल रही है। ठीक है, तो आप उनके अकॉर्डिंगली भी एक तो चीज़ ले सकते हैं, दूसरा चीज़ ये कर सकते हैं कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देखें जो कि आपको लगता है कि यार ये मेरे राइट कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली आप अपनी एक प्राइस सेटअप करें और फिर आप क्या करें, आप अपनी प्राइस को वहाँ पे मतलब उसी के अकॉर्डिंगली रख लें। अच्छा, एक और चीज़ आती है कि नॉर्मली देखने में आता है कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ से आपको नंबर ऑफ़ ट्रायल्स बहुत अच्छे आते हैं, बट वहाँ से आपको पेड का जो सब्सक्रिप्शन का जो कन्वर्जन है ना वो नहीं मिलता। मतलब आपका जो ट्रायल टू पेड का कन्वर्जन रेट है वो नॉर्मली आपका बहुत लेस होता है। अच्छा, मैं अगर कन्वर्जन रेट्स के ऊपर यहाँ पे बेंचमार्क्स की बात करूँ
तो वो ये होता है कि अगर आपका इंस्टॉल टू ट्रायल की बात करूँ तो इंडस्ट्री के अंदर कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करती हैं ये बेंचमार्क्स, बट ये अप टू 2.5 टू 4% अगर हों तो ये बहुत अच्छे हैं। नॉर्मली जो है ना वो बहुत लेस देखे गए हैं कि आपका जो ट्रायल टू पेड का जो कन्वर्जन रेट है वो 1% या 1% से भी लेस होता है, और बहुत अच्छी ऐप्स की अगर मैं बात करूँ वो अप टू 4% तक जाता है। और लेकिन ट्रायल टू जो पेड का कन्वर्जन रेट है वो 40% 50% तक भी होता है। ठीक है, अगर आप अपने कन्वर्जन रेट्स को मतलब मॉनिटर करें और वो इस रेंज से नीचे हैं तो आप उनके ऊपर थोड़ा सा देखें, उन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है, मतलब वहाँ पे रूम मौजूद है कि आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। कि इसमें आप दो चीज़ों को लाजमी मद्देनज़र रखिएगा, एक इंस्टॉल टू ट्रायल और एक ट्रायल टू पेड। इंस्टॉल टू ट्रायल जो है वो आपका 1% से ज़्यादा होना चाहिए, और जो मैं अगर बात करता हूँ ट्रायल टू पेड की वो आपका 40% 50% के तक है तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये एक टूल है बेसिकली। ये टूल क्या करता है, ये आपको डिफरेंट तरह का डाटा जो है वो मॉडल करके देता है। काफ़ी अच्छा टूल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं सपोज करें अपनी एल की प्रिडिक्शन करना चाहता हूँ तो आपकी ऐप के रिटेंशन के डाटा, आपकी ऐप के बाकी सारे मतलब रेवेन्यू के डाटा जिसमें आपका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, उसके अकॉर्डिंगली ये आपको कोई ना कोई एनालिसिस करके दे सकता है। अगर मैं एल की बात करूँ या ब्रेक इवन एनालाइज़र की बात करूँ तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। और इसके अलावा इसके अंदर ना एक और टूल होता है बिग मैक इंडेक्स। वो बिग मैक इंडेक्स आपको हेल्प करता है कि आप अपनी ऐप के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली जो है वो प्राइस रख सकें। कि आप अपनी यूएसडी के अंदर प्राइस बताते हो कि मैंने यूएसडी के अंदर या यूएस के अंदर ये प्राइस रखी है, तो उसके अकॉर्डिंगली बाकी कंट्रीज़ की परचेजिंग कैपेबिलिटी को देखते हुए, परचेजिंग पावर को देखते हुए बाकी कंट्रीज़ के अंदर कितनी जो है वो आपकी वो होनी चाहिए, प्राइस होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्राइस भी सजेस्ट करता है। वो प्राइस आप यहाँ से डायरेक्टली जो है वो कॉपी करके फिर अपनी प्राइसिंग जो है सेट कर सकते हैं। ये आपसे डिफरेंट इस तरह का कुछ डाटा मांगता है, लाइक आपकी एल मांगता है nth डे की, फिर उसके बाद आपके पास डेज़ मांगता है कि आपने किस डे के लिए उस एल को कैलकुलेट करना है, आपकी CPI मांगता है, रिटेंशन का डाटा मांगता है, और साथ ही साथ आपसे इसी तरह अगर कुछ और चार्ट आएगा तो उसके अंदर आपसे आरपू मांग लेगा। ठीक है, जब आप ये डाटा देते हो तो इस डाटा के अकॉर्डिंगली ये आपको क्या करके देता है, आपको नंबर ऑफ़ डेज़ बता देता है कि आपके नंबर ऑफ़ डेज़ के अकॉर्डिंगली आपका बिहेवियर जो है वो ये जाएगा आपकी ऐप का। इसी तरह अगर मैं इसके एक और टूल की बात करूँ, अच्छा, ये इसके 4 तरह के टूल्स हैं जो आपको ये डायरेक्टली कैलकुलेटर्स की फॉर्म में देता है, जिसमें आप सपोज करें आपके नंबर ऑफ़ इंस्टॉल्स पर डे आ रहे हैं, आपकी रिटेंशन है, आपके पास आरपू डाउ का डाटा है, इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि आपके इतने डेज़ के अंदर जो है वो इतना डेली एक्टिव यूज़र बिल्ड हो जाएगा, और उसके अगेंस्ट आपका जो रेवेन्यू है वो इतना जो है वो पर डे तक बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना वो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं कि आप
अपनी ऐप के अंदर फर्दर मतलब उतना इन्वेस्ट करें कि ना करें, या उतना यूज़र एक्वायर करना चाहिए आपको या नहीं चाहिए विद दीज पैरामीटर्स। आपकी जो ऐप की अभी फर्दर मतलब आपकी जो करंट स्टैट्स हैं रिटेंशन के, या फिर आपकी करंट स्टैट्स जो हैं वो आरपीडीए के, या करंट स्टैट्स जो हैं वो आपकी सीपीआई के, और इसी तरह आपकी एलटीवी के। ठीक है, इन सारे स्टैट्स के अकॉर्डिंगली अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो ये कैलकुलेटर्स जो है ना वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। जी, किसी का क्वेश्चन है? जी जी, किसी का क्वेश्चन है? इसमें शायद भाई D0 और D7 और D14 का जो OS होता है, जी जी। उसका उसका कैलकुलेशन के लिए नहीं है क्या? और ये मतलब ये भी बता देगा क्या कि मतलब हमें कैंपेन रन करना है नहीं या नहीं करना? जैसे लेट्स से कि D0 पे हमारा जो रिटर्न है वो 20% है ठीक है। या 25% है, तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो 25% है ये वर्थ है आगे, मतलब गुड टू गो है या नहीं है? अच्छा, अगर इस 25 D0 हाँ पे हमें मिल रहा है या से D7 पे हमें 50 मिल रहा है, तो आगे जाना है या नहीं जाना है? हाँ, इसके अंदर ना, इसके अंदर आपके पास जो सबसे अच्छा, जो मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें नॉर्मली जो हम एक चीज़ लेके चल रहे होते हैं ना वो ये देखते हैं कि अच्छा सपोज करें मेरे मुझे डे ज़ीरो पे एक सर्टन एन नंबर एन nth परसेंटेज ऑफ मेरी जो है ना वो रोयास मुझे मिल गई है। ठीक है, सपोज मैं वो करता हूँ, वो मुझे मिल गया 40%। अब मैं डे ज़ीरो से डे 40 या डे 30 तक की एक प्रोग्रेशन कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, प्रोग्रेशन से क्या मुराद है मेरी? प्रोग्रेशन से मुराद ये है कि मुझे डे ज़ीरो पे तो 40% मिला, बट क्या वो 40% प्रोग्रेस होता हुआ डे 30th तक 60% तक गया है या नहीं गया है? मतलब मेरी 20% की प्रोग्रेशन है या नहीं है अप टू 40 डेज तक। ठीक है, अगर तो वो मेरी 20% की प्रोग्रेशन है, दैट मीन्स कि इट्स गुड टू गो। और अगर हम मतलब हम जो एक बेंचमार्क लेके चल रहे हैं, अगर वो 20% की प्रोग्रेशन नहीं है डे ज़ीरो के बाद, क्योंकि डे ज़ीरो पे आपको पता है मैक्सिमम आपके पास जो रेवेन्यू आपको जो गूगल का जो सिस्टम है आपको रिटर्न करता है वो डे ज़ीरो पे करता है, लेकिन उसके बाद की जो प्रोग्रेशन है आपको बेसिकली वो देखनी है अप टू डे 40 तक। ठीक है, अगर आपकी डे 40 तक वो प्रोग्रेशन 20% नहीं है तो दैट मीन्स कि यू नीड टू फिक्स समथिंग। अच्छा, जी मतलब 40% के ऊपर 20%, यानी कि जी। 14 तक 60% या चाहिए। ये ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको डे ज़ीरो पे और 30 अगर मिला, 30 मिला है तो 30 प्लस 20 50%। और अगर कोई ऐप है जिसका D7 रोएस 50 तक पहुंच गया, लेट्स से D0 पे 20 था या 15 था जो भी था, लेकिन D7 पे 50 पहुंच गया है, तो इसका जी, मतलब ये है कि या जैसे इट्स आप गुड टू बोल रहे गो। हैं अभी D14 या 50 होना चाहिए, तो D7 अगर 50 है तो अब इससे वाला D14 60 हो ही जाएगा। जी जी तो फिर हम आगे जा सकते हैं, मतलब जी वो जी, यू इट्स है गुड जो टू गो। हमारी जो कोहोर्ट का कैंपेन है वो कैंपेन हम चला सकते हैं, कोहोर्ट जी जी, वाला। इट्स गुड टू गो। ठीक। ठीक है, तो ये कुछ कैलकुलेटर्स हैं, ये कैलकुलेटर्स आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। इनके पीछे आपका रिग्रेशन का मेथड यूज़ होगा था, लीनियर रिग्रेशन यूज़ कर रहे होते हैं ये। ठीक है, अगर आपको फर्दर इस पर स्टडी करनी हो तो कर सकते हैं। अगर किसी को कोई कैलकुलेशन में मसला है तो वो मुझसे बाद में पूछे, तो इंशाल्लाह हम उसको ना अलग से डिस्कस कर लेंगे। फिर इसी तरह एक बिग मैक इंडेक्स होता है इन्हीं का, वो अभी मुझे देखना पड़ेगा, एक सेकेंड दें ज़रा। जी, लेकिन वो प्रीमियम प्राइसिंग टूल के अंदर आता है। अगर आप वो नहीं भी लेते, आपके पास फ्री वाले जो टूल्स अवेलेबल हैं, मैं आपको वैसे एक बार दिखा देता हूँ। जो आपके फ्री वाले टूल्स हैं वो आपके लिए मेरे ख्याल में मोर देन इनफ है कैलकुलेशंस करने के लिए। ये देखें, ये आपका बेसिकली जियोग्राफिक के अकॉर्डिंगली आपको प्राइसिंग्स के देता है, लेकिन ये प्रीमियम के अंदर आता है। ठीक है, देखना चाहे तो कोई देख ले इसको, काफ़ी अच्छा टूल है और काफ़ी मतलब आपको हेल्प आउट कर देता है आपके एनालिसिस करने के लिए और आपको डिसीजंस लेने में। बाकी आपको ये चीज़ें आइडिया होगी कि आपकी जितनी भी मतलब मोनेटाइज विद प्ले के लिए आपके पास रूल्स हैं, आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं प्रोडक्ट्स के लिए। अच्छा, एक और चीज़ है रिसेंटली एक फेस करने को हमें मिली थी कि आपकी जो वन टाइम प्रोडक्ट्स होती हैं ना, उनका गूगल प्ले कंसोल के ऊपर डायरेक्टली तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता है कि आप उनको अगेन परचेज करना चाहें करने देंगे या नहीं देंगे।
मतलब आप आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल ज़रूर होता है कि आप एक परचेज़ के लिए मल्टीपल ये वाली जो प्रोडक्ट है इसको अलाउ करते हैं बाय करना या नहीं करना, तो वो तो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बट जब तक आपकी डेव साइड से आप उसको कंज्यूमेबल नहीं बनाएंगे, मतलब आपने उसको अगर एक बार कंज्यूम किया है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद अगेन आप उसको परचेज़ करना अलाउ नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ आपका जो यूज़र है वो उसको बार बार परचेज़ नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो वन टाइम प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूमेबल सेट हों। अगर इन केस वो इस तरह से है कि वो कोई एक कोटा बेस्ड सिस्टम है या कोई एक वो पॉइंट्स बेस्ड या टोकन बेस्ड सिस्टम है और वो विद टाइम जो है वो कंज्यूम होकर ख़त्म हो जाता है, अगेन अगर यूज़र ने उसको वही चीज़ लेनी है तो उसको अगेन बाय करनी पड़ेगी, तो उस केस में आपको जो है वो उसको कंज्यूमेबल जो है वो सेट करना है। ये चीज़ एक थोड़ी सी आपने कर लेनी है चेक, वेरीफाई अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर कि वो हुई हैं या नहीं हुई हैं। सब्सक्रिप्शन का केस तो सीधा सीधा होता है कि आपका वो टाइम एक्सपायर है, उसके बाद उसको दोबारा से परचेज़ ही करना पड़ता है। तो वन टाइम प्रोडक्ट्स के अंदर ये थोड़ा सा इशू आता है, वो देख लीजिएगा। वो आप अपने डेवलपर्स या किसी से भी उनसे कंफर्म करवाइएगा कि उन्होंने उनको कंज्यूमेबल सेट किया है या नहीं किया है। किसी का और कोई क्वेश्चन रहता हो इस पर? ये दो तीन तरह की चीज़ें थी आज मेरे ख्याल में कंसोल पे हम यही चीज़ें डिस्कस करनी थी। फर्दर हम मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीक जो है वो मोनेटाइजेशन के ऊपर बात करें। मोनेटाइजेशन में नॉर्मली मैं पूरा का पूरा जो एड नेटवर्क्स का एक सिस्टम होता है उसको डिस्कस करूँगा और कोशिश करूँगा कि विद इन 2 सेशन जो है ना हम उस चीज़ को ख़त्म कर लें। फिर उसके बाद फर्दर हम बाकी चीज़ों पे भी मूव करते जाएंगे कंसोल पे। लेकिन ये आज का लास्ट सेशन है। किसी का कोई अस्सलाम क्वेश्चन? वालेकुम फैयाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शहजाद भाई, ये ऐप की ये सो मतलब ये डिस्क्रिप्शन और इस तरह से दूसरा इसके पैरेलल में गेम्स के हवाले से जी जी ये थोड़ा सा मतलब किस तरह का आइडिया, उस पे किस चीज को मेन फोकस देते हैं, जैसे एप्स पे फीचर और इस तरह के एक जर्नल सा ओवरव्यू दे दें ताकि एक मेंटली तौर पे ब्रॉडनेस आ जाएगी, एक आइडिया एक्सपोजर हो जाएगा जी। अच्छा। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो मतलब गेम साइड भी। जी जी, गेम्स में मैंने पहले काम गेम्स पे किया, गेम डिस्ट्रिक्ट में भी मैंने काम किया। ठीक, थैंक यू। जी जी। अच्छा, गेम्स के लिए मैं बात करूँ ना, बेसिकली गेम्स में क्या होता है कि गेम्स के अंदर आपको नॉर्मली ये चीज़ हमें कंफर्म पता है कि अप टू 95% जो यूज़र है वो डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते। ठीक है, तो जो आपकी डिस्क्रिप्शन है बेसिकली वो आपके सर्च इंजन्स के लिए। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको रेलिवेंसी क्रिएट करनी है अपनी प्रोडक्ट के बीच में। अगर मैं ऐप्स और गेम दोनों की एक जेनेरिक चीज़ बताऊँ तो आपको रेलिवेंसी क्रिएट करनी है अपनी प्रोडक्ट के बीच में और अपने लैंडिंग पेज के बीच में। ठीक है, और ये रेलिवेंसी जो है वो आपको हेल्प आउट करती है आपके यूज़र के साथ कोहेरेंस क्रिएट करने के लिए। कोहेरेंस मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसके अकॉर्डिंगली उसके जो नीड है उसको समझने के लिए। अब आपके जो कीवर्ड्स होते हैं, बेसिकली कीवर्ड्स आपको क्या काम करते हैं कि यूज़र के अब सजेस्टेड कीवर्ड्स के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया, एम्फोसिस किया है कि यार आप सजेस्टेड कीवर्ड्स के ऊपर ज़्यादा जो है वो ज़्यादा यूज़ करें। उन्हें ज़्यादा यूज़ बेसिकली वो इसीलिए करवाने का पर्पज़ था ताकि यूज़र जिस इंटेंट के साथ चीज़ को सर्च करता है ना, आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी डिस्क्रिप्शंस को जो है ना वो थोड़ा सा मॉडल करें। अब ऐप्स के लिए क्या होता है कि ऐप्स के अंदर आपके पास एक या एक से ज़्यादा फीचर्स होते हैं, बट गेम का सीन ये है कि गेम का आपका एक सिंगल गेम प्ले ही है, उसमें हम कोई मल्टीपल चीज़ें नहीं हो सकती। ठीक है, अगर मल्टीपल चीज़ें हैं भी तो वो मल्टीपल मिनी गेम्स हो सकती हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। ऐप्स के लिए आपकी मल्टीपल फीचर्स के अकॉर्डिंगली मल्टीपल आपके पास सेट ऑफ कीवर्ड्स जो है ना वो बिल्ड होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, फिर आप एक दो दो पैराग्राफ्स जो है ना वो उनको डेडिकेट कर देते हैं और उनके अकॉर्डिंगली अपनी डिस्क्रिप्शंस को लिख लेते हैं। गेम्स के लिए ऐसा नहीं है। गेम्स के लिए आपको जो है वो अपने यूज़र के अकॉर्डिंगली, यूज़र की नीड्स के अकॉर्डिंगली जो है ना वो देखना पड़ता है। अपलोड ऑल द 3 सेशंस YouTube channel so that we can note down the key points you are briefing in session, plus we can practice them as well. अच्छा, इकरा इसमें बेसिकली क्या चीज़ है कि ये सेशन ही रिकॉर्ड हुआ है, बाकी सेशन मैं कोशिश करूँगा कि अलग से किसी तरह से रिकॉर्ड करके जो है वो अपलोड अगेन कर लूँ। ठीक है, बाकी आज वाला सेशन जो है ना वो मैं इसके फ़ौरन बाद ही अपलोड कर दूँगा। अच्छा, गेम्स के केस में क्या होगा कि गेम्स के लिए आपको जो है वो
स्पेसिफिकली अपने कीवर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, ठीक है। उन कीवर्ड्स को देखते हुए आपको जो है ना वो डिफरेंट पैराग्राफ्स जो है वो क्रिएट करना पड़ते हैं, और आप अपनी जो टॉप कीवर्ड्स हैं, सपोज करें आप सेंसर टावर से डाटा ले रहे हैं, वो कीवर्ड्स जिनकी सर्च आपको लगता है कि या 4 या 4+ या 5+ है, ठीक है, आप उनको हाई प्रेफरेंस पे रखें। मतलब वहाँ पे आपने अपने कीवर्ड्स की जो सर्च वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंगली उनको प्रेफरेंस दे के जो अपनी डिस्क्रिप्शन है वो क्रिएट करनी है। लेकिन ऐप्स के केस में आप अपने फीचर सेट के अकॉर्डिंगली पूरे पैराग्राफ्स और बाकी सारी चीज़ों को समराइज कर लेंगे। जी इरफान, क्लियर है? जी क्लियर है, ओके जज़ाकल्लाह। जी 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 आई मेक श्योर कि मैं ना सेपरेटली ही रिकॉर्ड करूँ, और अगर कोशिश मतलब करूँगा कि अगर हर चीज़ पे एक सेपरेट वीडियो बना सकता हुआ तो मैं वो सेपरेट वीडियोस भी बना दूँगा। किसी का क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इसको फिर वाइंड अप करते हैं। चलें, सही है फिर। आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। गुड बाय।